नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 29 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ामों में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। जैसे आपका जो भी एग्ज़ाम हो, जेओआईटी का हो, सब इंस्पेक्टर का हो और कंडक्टर का एग्ज़ाम हो, तो इन एग्ज़ामों में ये जो जीके पोर्शन आता है, तो इनमें ज़रूर आपकी हेल्प होगी इन क्वेश्चनों से। तो ये जो आज क्वेश्चन रहेंगे, ये रहेंगे आपके पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ, जिससे आपकी हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्ज़ामों में इन क्वेश्चनों से। और आप डेली इस वीडियो को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं है। ये कम से कम 16-17 या 18 मिनट की या से थोड़े कम वीडियो होती है, क्योंकि इसका वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपका रिवीजन होता रहे टाइम टू टाइम, और जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर के अकॉर्डिंग वो आपको पता चलता रहे। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते हो तब भी आपको इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी, आपको याद रह जाएंगे क्वेश्चन। अगर आते होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये आप डेली रूटीन में लाइए इस वीडियो को। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, @हिमाचल एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। और आप अपनी तैयारी जारी रखें, चाहे जो भी हो, पेपर लीक हो गया हो या कुछ हो, आपको टाइम मिल गया और तैयारी के लिए, ठीक है। अब शायद कुछ व्यवस्था ठीक होगी, क्योंकि काफ़ी कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं पेपर लीक मामले से रिलेटेड। तो हमें तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो ये तो है नहीं कि हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे रहेंगे। आप अपनी तैयारी जारी रखें, आपकी अपनी तैयारी अच्छे से करें। पेपर हो जाएंगे आपके, आपको और टाइम मिल गया पेपर के लिए। तो क्वेश्चन 146 से शुरू करते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड। रक्त में कौन सा उपस्थित नहीं है? तो रक्त में उपस्थित नहीं है प्लेसेंटा, सी इसका सही आंसर है। बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा ये सारे रक्त में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, द ग्लैंड दैट डायरेक्टली रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज द। उपापचय की दर को सीधे नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये ग्रंथि है आपकी थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि है वो डायरेक्टली रेगुलेट करती है आपके रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, अ मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एट अ डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर, ही इज सफरिंग फ्रॉम। कोई आदमी 1 मीटर से कम की दूरी पर वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, वो किससे पीड़ित है? तो वो पीरियड है आपका दीर्घ दृष्टि दोष से। सी इसका सही आंसर है। ये जो दीर्घ दृष्टि दोष है ये लॉन्ग साइटनेस है। तो क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो लॉन्ग साइटनेस है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है हाइपरमेट्रोपिया के नाम से। और जो इसका क्योर है लॉन्ग साइटनेस का, जो इसका उपचार है वो कौन सी लेंस के द्वारा किया जाता है? तो इसका उपचार कन्वेक्स लेंस की सहायता से किया जाता है। तो ये बात भी अपने ध्यान रखनी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर इसमें और एक और ऑप्शन की बात करें शॉर्ट साइटनेस की, तो क्वेश्चन ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो शॉर्ट साइटनेस है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है। और जो शॉर्ट साइटनेस है इसका इलाज किस लेंस के द्वारा होता है? तो इस कनकेव लेंस के द्वारा इसका इलाज होता है शॉर्ट साइटनेस का। तो ये बातें अपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 149, HIV इज अ लिविंग एंटिटी बिकॉज इट कैन। HIV एक जीवित सत्ता है क्योंकि यह अंडरगो ऑटो रिप्रोडक्शन। बी इसका सही आंसर है। स्व उत्पादन कर सकता है HIV, इसलिए यह एक जीवित सत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन टिश्यूज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ऊतकों में जल का एकत्रित होना किसकी कमी के कारण होता है? जो आपका ऊतकों में जल एकत्रित हो जाता है यह होता है आपका विटामिन B1 की कमी से। 150 का ए सही आंसर होगा। अगर हम बात करें इसमें से और भी विटामिन्स की कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी विटामिन, किस किस की विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से आपका होता है स्कर्वे रोग। स्कर्वे रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और स्कर्वे रोग को दूर की कैसे किया जा स्कर्वे जो आपका विटामिन सी है यह
होता कौन कौन सी चीज़ों में है, तो जो आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं ऑरेंज वगैरह, तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो क्वेश्चन ये पुट होता है विटामिन डी से कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से आपका होता है एस्टियोपोरिस रोग। एस्टियोपोरिस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। इसमें रोग में ये होता है कि, और रिकेटस रोग के भी नाम से जाना जाता है, रिकेटस और ऑस्टियोपोरिस के नाम से आपके विटामिन डी की कमी से रोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी हड्डियां हैं ये आपकी थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे इसमें हड्डियों के टूटने का डर होता है ऑस्टियोपोरिस और रिकेटस में, जो विटामिन डी की कमी से होती है बीमारी। और अगर हम बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है कि जो आपका खून का थक्का है वो नहीं बनता आपके खून में, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती आपके खून में। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, इंस्ट्रूमेंट कैन बी शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड मैग्नेटिक इफेक्ट्स बाय सराउंडिंग देम विद। यंत्रों को बाहरी चुंबकीय प्रभाव से परिरक्षण के लिए किसके द्वारा घेरा जा सकता है। तो इसको घेरा जा सकता है ब्रास शील्ड से, पीतल परिरक्षक से घेरा जा सकता है बाहर से, यंत्रों को बाहरी चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, एट विच पॉइंट द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर सेम। किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं। तो ये होते हैं आपकी 40 डिग्री -40 डिग्री डिग्री पे आपके सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, बर्थ कंट्रोल पिल्स कॉन्टेन सिंथेटिक। जन्म नियंत्रण गोलियों में कृत्रिम खालिस्तान होता है। तो इसमें होते हैं आपके हार्मोन्स। 153 का डी सही आंसर है। जो बर्थ कंट्रोल आपकी पिल्स होती हैं इसमें दो हार्मोन्स होते हैं, एक तो होता है आपका एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन्स होते हैं आपके आपके बर्थ कंट्रोल पिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, द प्रोसेस बाय विच किडनी स्टोन्स आर सैटर्ड विद शॉक वेव्स इज कॉल्ड। किडनी की पथरी को शॉक तरंगों द्वारा तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो किडनी है, किडनी की जो पथरी है उसको तोड़ने की प्रक्रिया आपकी कहलाती है लिथी ट्रिप्सी। लिथियोट्रिप्सी, ये इसका सही आंसर है 154 का। जो आपकी किडनी तोड़ी जाती है, आपके जो ये शॉक वेव्स हैं, तो इसको कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। ये इसका सही आंसर है 154 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, द बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। विद्युत उपभोग का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो यह आधारित होता है वोल्टेज के मापन पर। 155 का बी सही 155 का सी सही आंसर है वोल्टेज। सी सही आंसर होगा आपका वोल्टेज। विद्युत उपभोग का बिल वोल्टेज के मापन पर आधारित होता है। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कंफ्यूज नहीं होना है वोल्टेज और वोल्टेज में, सी इसका सही आंसर है वोल्टेज। 156, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड द मोहनजोदाड़ो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन चल पड़े। निम्न में से किस तत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल की शुरुआती खोज की थी। तो ये खोज की थी मोहनजोदाड़ो की R.D. बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। 156 का बी सही आंसर है। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो से, तो इससे और कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो मोहनजोदाड़ो है इसकी खोज कौन से सन में की गई। तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज की गई। ठीक है। क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो मोहनजोदाड़ो जो साइट है वो कहाँ पे स्थित है। तो वो स्थित है पाकिस्तान के लरकाना जिले में। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे
स्थित है, कौन से नदी के किनारे के तट पर स्थित है? तो सिंधु जो नदी है उसके तट पर स्थित है आपकी मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है उसको क्या कहा जाता है? कौन सी इमारत है मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी? तो अन्नागार जो ग्रेनरी है वो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और जो क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो पशुपति जो अंकित है मोहरों पे वो कौन सी साइट में स्थित है? तो जो आपके पशुपति जो अंकित मिला है मोहरों पे वो भी मोहनजोदाड़ो में ही स्थित है। ठीक है। और जो मोहनजोदाड़ो में मिला है आपका दाढ़ी वाला व्यक्ति की मूर्ति, जो दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति भी आपको मोहनजोदाड़ो में ही मिली है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड, जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 157। द स्तूपा एट सांची एंड रेलिंग्स सराउंडिंग इट बिलोंग टू द पीरियड ऑफ। सांची स्थित स्तूप और उसके चारों ओर की बाड़ किसके काल की है? तो ये है आपकी मौर्य काल की। 157 का ए सही आंसर है। सांची स्थित स्तूप और उसके चारों ओर की बाड़ मौर्य काल की है। अगर हम बात करें सांची स्तूप की तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो सांची स्तूप है वो कौन से आपके स्टेट में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका सांची स्तूप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158। द मोदी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ। मोदी लिपि किसके प्रलेखों में उपयोग की गई थी? तो यह की गई थी मराठा के। सी इसका सही आंसर है 158 का। अगर हम बात करें मोदी लिपि की तो मोदी लिपि का उपयोग मराठी लिखने के लिए किया जाता था पहले के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 159। विच इज एन एंशियंट इंडियन वर्क रिलेटिंग टू प्रेयर एंड सेक्रीफाइसल सेरेमनी। कौन सी एक प्राचीन भारतीय कृति है जो प्रार्थना और यज्ञ धर्मानुष्ठान से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी ब्राह्मण आपके यज्ञ और प्रार्थना और यज्ञ धर्मानुष्ठान से संबंधित हैं। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160। पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर एट द बैटल ऑफ। सिकंदर द्वारा पोरस को किस युद्ध में हराया गया था? तो जो सिकंदर द्वारा पोरस को हराया गया बैटल ऑफ हाइडे स्पीज में। डी इसका सही आंसर है। बैटल ऑफ हाइडे स्पीज में पोरस को हराया गया आपके सिकंदर के द्वारा। 160 का डी सही आंसर है। अगर हम बात करें बैटल ऑफ हाइड स्पेस की तो इसकी लड़ाई के बारे में अगर बात की जाए तो क्वेश्चन पेपर में ये पुट होता है कि ये जो बैटल हुई थी ये कौन सी नदी पे हुई थी, कौन सी नदी के किनारे हुई थी? तो झेलम नदी पर ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हाइडे स्पीज। और ये जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सिकंदर है वो भारत किस साइड से आया? तो जो सिकंदर है वो खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था सिकंदर ने। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161। विच पार्ट ऑफ द कंट्री कॉम्प्राइज्ड द चोला किंगडम। देश का कौन सा भाग चोल साम्राज्य का हिस्सा था? तो अगर हम बात करें चोल साम्राज्य के हिस्से की तो मद्रास और मैसूर का जो बड़ा भाग है वो चोल साम्राज्य का हिस्सा था। डी इसका सही आंसर होगा 161 का। अगर हम बात करें चोल वंश के बारे में, चोल वंश के बारे में बात की जाए तो चोल वंश का जो संस्थापक है वो कौन थे? तो जो चोल वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके विजय याल्य। और चोलों ने क्या किया था कि चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया था। यह भी बात आपने ध्यान में रखनी है। चोलों की राजधानी आपने ध्यान में रखनी है कि चोल की राजधानी कौन थी? तो तंजौर चोल की राजधानी थी। और चोल वंश के टाइम में एक मंदिर बनाया गया था बृहदेश्वर शिव मंदिर, जो काफ़ी फेमस मंदिर है। ठीक है। और ये बनाया कौन से राजा ने था? तो राज प्रथम ने बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जाता है कि जो नटराज की मूर्ति है वो किस वंश से संबंधित है? जो नटराज की मूर्ति है वो चोल वंश से संबंधित है। ठीक है।
क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि जो गोपुरम शैली है उसका जन्म कौन से वंश के द्वारा किया गया, तो चोलों के शासन में गोपुरम शैली का जन्म हुआ। और क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि जो गंगईकोंडा की उपाधि किसने धारण की थी चोलों में से, तो राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। क्यों धारण की थी? क्योंकि जो राजेंद्र प्रथम है उन्होंने क्या किया था कि बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर दिया था, तो इसके बाद इन्होंने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। और राजेंद्र जो प्रथम है इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया था, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एम्ड एट। एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था जो एनी बेसेंट ने शुरू किया था कि भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, अटेनिंग सेल्फ रूल फॉर इंडिया। 162 का डी सही आंसर है। अगर हम बात करें होम रूल मूवमेंट की, तो यह शुरू कब हुआ होम रूल मूवमेंट? तो यह शुरू हुआ आपका सितंबर 1916 में, और यह बाल गंगाधर तिलक और ब्रिटिश समाज सुधारक एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया होम रूल मूवमेंट। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि कौन से ईयर में हुआ था और किस किसने शुरू किया था। 163, क्रिप्स मिशन एम्ड एट। क्रिप्स मिशन किस पर केंद्रित था? तो अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन की, तो यह केंद्रित था आपका मुस्लिम लीग की विभाजित भारत की मांग और कांग्रेस की एकीकृत भारत की मांग के मध्य समझौते पर। सी इसका सही आंसर है, इस पर ये आपका केंद्रित था क्रिप्स मिशन। अगर क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो क्वेश्चन पेपर में ये भी पुट होता है कि जो क्रिप्स मिशन है वो भारत आया कब? तो 1942 में भारत आया क्रिप्स मिशन। ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा क्रिप्स मिशन को, जिसका मतलब है आगे की तारीख का चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, द सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन। जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है, तो ये इसमें शामिल है आपका संघ, राज्य एवं संवर्ती सूचियां, यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट शामिल है आपका 7th शेड्यूल में। डी इसका सही आंसर है 164 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, द डिक्लेरेशन विच आउटलाइंस द फ्यूचर प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इशूड ऑन द ईव ऑफ जनरल इलेक्शन इज कॉल्ड। किसी राजनीतिक दल द्वारा आम चुनाव की पूर्व संध्या पर उसकी नीतियों एवं भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा घोषित करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो। बी इसका सही आंसर है 165 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो जो भारत की संविधान सभा है इसके संवैधानिक सलाहकार थे आपके डॉक्टर BN राव। 166 का ए सही आंसर है। अगर हम बात करें संविधान जो सभा है इसके बारे में, तो क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। ठीक है। और संविधान जो सभा है, क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। जो इसमें ये हुआ था कि जो सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को इसमें कार्यकाल संभाला था संविधान सभा में, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इस्तीफा दे दिया क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये बात आपने पूरी ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 167, ये क्वेश्चन ही गलत है। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें आंसर की में तो इसमें पंजाब, गुजरात और हिमाचल दे रखा है। हिमाचल में प्रदेश में तो आपके ST हैं, तो पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने पूछा है। ST तो सारे स्टेटों में है, तो ये क्वेश्चन स्क्रैप कर देते हैं हम। 168, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार। निम्न में से कौन सा राज्य नीति का निदेशक तत्व अब तक लागू नहीं किया गया है? तो अब तक लागू नहीं किया गया है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स।
यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन अब तक लागू नहीं हुआ है पूरे देश में। ये इसका सही आंसर है। सिर्फ गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। तो ये थे क्वेश्चन आज कुछ जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, जो आने वाले एग्जामों में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। आप डेली बेसिस पे इस वीडियो को फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।